नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश शर्मा, स्पोक्समैन बार काउंसिल ऑफ दिल्ली। आपको मैं बहुत दिनों से जर्नी करा रहा हूं उन लोगों की जो स्टार्स हैं लीगल फ्रेटर्निटी के, और उन्हीं में एक सबसे मैं कहूं दीप्यमान स्टार जो है वो एक हमारी लेडी लॉयर हैं। हम उनको अपनी बड़ी बहन कहें, अपनी मेंटर कहें, या अपना एक रोल मॉडल कहें, और वो और कोई नहीं, एडवोकेट संतोष मिश्रा जी से मैं आपकी आज बातचीत कराऊंगा। संतोष मिश्रा जी आजकल पटियाला हाउस में प्रैक्टिस कर रही हैं। पिछले लगभग 40 साल से ये प्रैक्टिस में है। 1983 में इन्होंने एनरोल किया हुआ थे ये अपने दिल्ली बार में, और तब से लेकर के ये यहाँ अपनी सेवाएं दे रही हैं। मैं इनके बारे में थोड़ा सा बता दूं कि 1953 6 अक्टूबर आज इनके जन्मदिन की पूर्व संध्या कहिए, कल इनका बर्थडे है, और कल ये 70 साल की पूरी हो जाएंगी। और ईश्वर करे इनको और बहुत लंबी स्वस्थ आयु प्रदान करे, ताकि ये हम लोगों को इसमें बहुत चीज़ें इनसे हमें सीखने को मिलती हैं। आगे भी आने वाली जनरेशन इनसे सीखेगी। इनको बहुत लंबी आयु दे ईश्वर। और मैं इनके बारे में थोड़ा बता दूं, आपके फादर जो थे वो आर्मी में थे और बाद में वो इनकम टैक्स के लॉयर बने। आप बुलंदशहर यूपी में एक डिस्ट्रिक्ट है, आप लोगों ने सुना होगा, वहाँ इनका जन्म हुआ, और जहांगीराबाद से इन्होंने, उसके नज़दीक ही है डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर में ही, वहाँ इन्होंने अपनी प्राइमरी एजुकेशन ली। और इसके बाद इन्होंने मुरादाबाद से लॉ किया, और 1981 में और 83 में ये एनरोल हुई। तब से ये न केवल लीगल फ्रेटर्निटी की एज एन एडवोकेट सेवा कर रही हैं, बल्कि एक बहुत प्रोमिनेंट लीडर भी रही। और शायद जहाँ तक मैं समझता हूँ, आई एम कॉन्फिडेंट दैट इन एनसीआर, इवन नॉट इन दिल्ली, एनसीआर में भी इतने एक्सपीरियंस की जो एडवोकेट लेडी हैं शायद दूसरी कोई नहीं है। बिकॉज इन्होंने अपनी जर्नी जो शुरू की थी वो 1986 से मेंबर लाइब्रेरी से शुरू की। उसके बाद आप एडिशनल सेक्रेटरी रही, उसके बाद आप 2 बार की नई दिल्ली बार एसोसिएशन की वाइस प्रेसिडेंट रही, और लगातार 4 बार आप प्रेसिडेंट रही। बीच में थोड़ा गैप देने के बाद 2016 में लास्ट बार ये प्रेसिडेंट बनी। और तब से लेके आज तक हर सोशल एक्टिविटी में, बार काउंसिल में ये नहीं गई हैं, पता नहीं क्यों नहीं गई, मैं पूछूंगा इनसे। लेकिन कोऑर्डिनेशन कमेटी की भी ये पहली चेयरमैन लेडी यही रही, तो इनको श्रेय जाता है बहुत सारी चीज़ों का। मैं इनसे आपकी डायरेक्ट बातचीत कराऊंगा। संतोष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है YMO चैनल में, और आज आपको पूरा लीगल फ्रेटर्निटी सुन रहा है। तो मैं जानना ये चाहूँगा कि जब आपने यहाँ एनरोलमेंट आपका हुआ, उस वक्त आपको कैसा महसूस हुआ था, और उस वक्त का क्या माहौल था? जरा हमें थोड़ा पास्ट में ले चलिए। मेरा एनरोलमेंट यूपी से हुआ था शुरू में, फिर वो मैंने यहाँ प्रैक्टिस यहाँ शुरू की तो ट्रांसफ़र करवाया। और मुझे तो ऐसा लगता है जब मैं शुरू में वकील बनी तो इतना अच्छा माहौल था, आपस में एक दूसरे की इज्जत करते थे लोग, हम एक दूसरे को नाम से जानते थे, और उसके साथ साथ हम जजेस की बहुत इज्जत करते और जजेस हमारी बहुत इज्जत करते थे। सीनियर जूनियर का बहुत बड़ा कायदा था कि हमेशा सीनियर होंगे तो हम उनकी हर तरह से इज्जत करनी है हमने, और वो उन्होंने कुछ कह दिया तो उनकी लिखी हुई बात हमारे लिए लकीर हो गई एक तरह से। लेकिन आजकल का जो माहौल है, मैं देखती हूँ कि जूनियर के सामने बैठे होते हैं कुर्सियों पे कोर्टों में, लेकिन सीनियर खड़े हैं तो वो उठेंगे नहीं कि सीनियर को बिठा दें। और ऐसा एडवोकेट ही नहीं, जो हमारे जजेस जब नए नए बच्चे आए हैं हमारे लिए तो वो बच्चे जैसे हैं, वो भी सीनियर्स को उतनी तवज्जो नहीं देते कि ये सीनियर एडवोकेट आए हैं तो इनकी हम थोड़ी इज्जत से बात करें या इनकी बात सुने कि ये क्या कहना चाहते हैं। तो मेरा कहना सब नए लोगों से ये है कि प्लीज़ डेकोरम रखिए। ये बड़ा हमारा सफिस्टिकेटेड प्रोफेशन है। लोग हमारे नाम से कहते हैं कोर्ट में देख लेंगे, किसके थ्रू देख लेंगे? एडवोकेट के थ्रू देख लेंगे। ये जो आपने मुद्दा उठाया कि जूनियर्स जो हैं वो रिस्पेक्ट नहीं देते हैं आजकल जैसा पहले आपके टाइम में था, इसका रीज़न फैमिली के संस्कार हैं या जो उनके सीनियर्स ने उन्हें सिखाया उसमें कहीं कोई कमी रह गई? क्या मानते हैं आप? दोनों चीज़ें जी। कुछ फैमिली के संस्कार होते हैं, उनको ये बात फैमिली को पता नहीं होती कि वकीलों में क्या रिवाज है, कि सीनियर्स का कैसे इज्जत। सीनियर तो कोई भी हो, मैं कहती हूँ झाड़ू लगाने वाले की भी इज्जत करो, सीनियर है तो उसको बदतमीजी से मत बोलो। ऐसे ही जो हमारे फ्रेटर्निटी में है, एडवोकेट फ्रेटर्निटी में है, कि शुरू में
ऐसा नहीं था। एक तो तादाद अब ज़्यादा हो गई है, एक दूसरे को बाई फेस जानते हैं, नाम से नहीं जानते, या बहुत फैमिलियर नहीं है एक दूसरे से, इसलिए भी एक कारण रहा होगा कि वो इज्जत नहीं करते हैं। लेकिन हमारे ज़माने में बहुत थोड़े एडवोकेट हुआ करते थे, एक दूसरे की इज्जत। मैं यहाँ पटियाला हाउस में बैठती थी, लेकिन मुझे 30,000 का भी पता था, हाई कोर्ट का भी पता था, तब 3 ही कोर्ट होती थी, सबका मुझे पता था। उस टाइम लेडी एडवोकेट्स की भी संख्या बहुत कम बहुत ना के बराबर, 0। तो इसी का फायदा उठाते हुए आप 86 में पॉलिटिक्स में आ गई। वो तो मेरे ब्लड में था। नहीं, ब्लड में तो वो फादर साहब आपके एडवोकेट थे, और मुझे जहाँ तक पता है आपके हस्बैंड भी आर्मी में थे, आर्मी में ही थे। तो इस प्रोफेशन में आने से पहले आपकी शादी भी बहुत जल्दी हो गई थी, 18 साल में। मैंने शादी के बाद पढ़ाई BA किया है और LLB दोनों शादी के बाद किया है। तो इसमें आपके हस्बैंड का बड़ा सहयोग रहा होगा ना। आप तो वो तो मिलिट्री में ट्रांसफरेबल जॉब था, पूरा हिंदुस्तान आप घूमे कहाँ होंगे। सहयोग रहा, जो तो ट्रांसफरेबल था, हम तो जहाँ थे वहीं पढ़ते रहे। लेकिन कोई भी शरीफ आदमी अपनी मिसेज को ये नहीं चाहता वो लॉयर बने। हाँ। आपका कैसा एक्सपीरियंस है? मैंने तो दमदारी से किया, अगेंस्ट हिज विल। तो मेरे पापा की विल थी कि वो मैं एडवोकेट बनूं, बाकी हस्बैंड की नहीं थी, हस्बैंड की नहीं थी। फिर भी आपने किया। जबरदस्ती किया। फिर आप में ये जो इलेक्शन में कूदने वाली जो बात आई, बार एसोसिएशन के इलेक्शन में आप 86 में मेंबर लाइब्रेरी आगे चुन के, तो ये कहाँ से आपको लगा मैंने कि मुझे देखा बार में यहाँ आना चाहिए? कोई लेडी आगे आती नहीं है, मेरे में थोड़े से गट्स थे, मैं आ गई। नहीं तो कैसा महसूस हुआ, कैसे आपने वोट्स मांगी उस टाइम पे? आजकल तो पैसा खर्च किया आपने। आपको सच्ची बताऊं, जी, सच्ची पूछ बहुत रहा हूं। प्यारी सी छोटी सी उम्र की लेडी थी, जी। और वकीलों में कोई ज्यादा होता नहीं है, लेडी होती नहीं है, तो वो मेरे वोट मांगने के तरीके से उन्होंने सबने मुझे इतनी, जो उन दोनों की मैंने जमानत जब्त करा दी जो मेरे अगेंस्ट लड़ रहे थे। आपने अपनी मीठी बोली से उनका मन मोह लिया, जी। या कोई और भी कोई आपके अंदर वायरस था ऐसा कोई? बस ठीक ठाक थी तो हो गया सब। लेकिन ये फिर रिपीटेशन होता रहा। 88 में आप जो है एडिशनल सेक्रेटरी बन गए, एडिशनल सेक्रेटरी बन गई मैं, और तो उसमें भी आपने अपोजिशन और में बड़े तो खड़ा हुआ, आज उसको की ऐसे- डेट में हमारे वो कुलदीप थे, हमारे शहराबाद कुलदीप जी, वो मेरे अगेंस्ट लड़े थे और मैंने उनको हराया था। अच्छा, एडिशनल सेक्रेटरी बनी थी। और फिर वाइस प्रेसिडेंट बनी, फिर जी। प्रेसिडेंट। तो आप बार बार मतलब आपने किसी दूसरी लेडी को मौका नहीं दिया, कुछ या कोई कंपटीटर थी ही नहीं? आज तक आई नहीं कोई कॉम्पिटिटर। अगर कोई दूसरी लेडी लड़ती तो मैं नहीं लड़ती उसके बट सामने। क्या कमी है, क्यों लेडीज आगे नहीं आना चाहती? मैं भी ये नहीं समझ सक रही हूँ। मेरे में अंदर तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ताकत रही, हमेशा फाइटर रही हूँ मैं, और ऐसा नहीं कि सिर्फ बनने के लिए बनी हूँ। मैं वकीलों की लड़ाई के लिए लड़ी हूँ हमेशा। नहीं, आप वकीलों के लिए लड़ी हैं, लेकिन जहाँ तक मेरी नॉलेज है, मैंने आपके बारे में जाना है अपने सीनियर से, कि आप उस तरह की दबंग लेडी भी रही कि जिन्होंने मजिस्ट्रेट्स को, जजेस को भी धमकाया, और बहुत उनका जो है आपने लॉ पॉइंट विद रेस्पेक्ट मैंने धमकाया, लेकिन विद रेस्पेक्ट कैसे धमकाते हैं वैसे बताएं? नहीं चलिए आप मुझे विद रेस्पेक्ट धमका के दिखाएं। नहीं शर्मा जी, जो काम प्यार से हो जाए उसको इधर उधर की बातें करके क्यों करनी है? सीधी सीधी बात करिए। लेकिन आपने तो धमकाया, ऐसा लोग कहते हैं। लोग तो गलत कहते हैं। गलत कहते हैं। आपने किसी मजिस्ट्रेट जज को नहीं धमकाया कोर्ट में? मेरे जितने संबंध जजों से भी बहुत अच्छे स्वीट रहे हैं। कभी किसी की गलती हुई है, और वो इस वजह से नहीं, लॉ के ऊपर कभी नहीं, उनको मिसबिहेव करने के लिए कहा है। एज ए प्रेसिडेंट, एज ए वाइस प्रेसिडेंट, कुछ ना कुछ तो कहना पड़ेगा। बार की मैं रिप्रेजेंटेटिव कैसे रहूँगी? इसलिए कि आप वो सजा दे दें, फांसी पे चढ़ा दें, लेकिन वकील से बदतमीजी, वकील से जो एक एटमॉस्फेयर था आपके टाइम में, जब आप एडिशनल सेक्रेटरी बनी या वाइस प्रेसिडेंट बनी, और प्रेसिडेंट तो 2016 में भी आप बनी, उस वक्त बार एंड बेंच का कैसा रिलेशन था आज के कंपैरिजन में? बहुत अच्छा था, कोई गैप नहीं था। खड़े होकर जैसे पंचायत में खड़े ऐसे बात कर लेते थे, जज साहब इसमें ऐसा नहीं ऐसा है, सजेशन भी देते थे, तो वो भी अप्रिशिएट करते थे। ना पहले जैसे जज हैं, ना पहले जैसे वकील हैं। नहीं, कहाँ कमी आई? क्या लगता है आपको, बीइंग ए लीडर, कहाँ कमी आई है? मतलब वकीलों में कुछ गड़बड़ हो गया है, या जजेस में कोई गड़बड़ हो गया? सब में ईगो हो गई है, जजेस में अपने आप को, लेकिन वकीलों की ईगो तो अब चल नहीं रही। क्योंकि 2 मिनट में, पहले ऐसा नहीं होता था कि 2 मिनट में वकील ने कुछ बोला जज को और कंटेम्प्ट लग गई। अब तो कंटेम्प्ट लग जाती हैं।
अब तो जरा सा कुछ बोल दो वो तुरंत लिख देते हैं, जज साहब हाई कोर्ट भेज देते हैं कि इन्होंने ऐसे बदतमीजी की। थोड़ी सी गर्म होकर बोलने को भी वो बदतमीजी समझते हैं, कंटेम्प्ट लगा देते हैं। तो वकीलों में कहाँ हौसला रहेगा हमारा? हम तो पिच रहे हैं, एकदम दब गए हैं। जुडिशरी आजकल वो वाली सामंजस्य होता था ना आपस में पारस्परिक दोनों वकील और जजों में, वो अब नहीं रहा। माना ये जाता है कि ज़्यादातर लीडरशिप में वो लोग आते हैं जिन्हें या तो पैसा कमाना है या जिन्हें अपना नेम फेम करना है। वेलफेयर का मुद्दा जो है कहीं ना कहीं पीछे छूट जाता है। तो आप जो आए वो वेलफेयर के लिए आए थे, सच बताना, या आप भी इसलिए आए थे कि मेरा फेस वैल्यू बढ़ जाए, केसेस ज़्यादा आ जाएं और मेरे को लोग कहें कि भाई लीडर है तो थोड़ा इनकम हो जाए? उस तरह की वकालत तो आज तक मैंने, कब कोई बता देगा कि मैंने अपने लिए, तो मैं लीडर बनी नहीं। किसी वकील ने आके कह दिया मैडम चलना जरा मेरे केस में, बिना पैसे लिए चली गई, उसके केस कर आई। कोई परेशानी नहीं हुई मुझे पैसे के पीछे तो मैं भागी नहीं कभी। प्रेसिडेंट बनने से पैसे में बढ़ोतरी नहीं हुई, फीस तो नहीं बढ़ाई आपने? मेरे तो नहीं हुई, बाकी होती होगी जो होती होगी, पर मेरे में बार के और मेंबर्स भी थे, उन्होंने फीस बढ़ाई थी बनते ही बढ़ाई, खूब कमाया है लोगों ने। आपने नहीं बढ़ाई? अब मैंने नहीं बढ़ाई। रीजन? मेरे अंदर थोड़ा सा दया भाव, गरीब आ गया, चल कोई बात नहीं, उसको खाना भी अपने पास से खिला दिया। कोई मेंटेनेंस की लेडी आ गई, मेंटेनेंस, 4 बच्चे हैं उसके, उसने मेंटेनेंस मांगने आई है, अब वो मुझे क्या फीस देगी, तो उसको खाना भी खिला दिया कि भाई इसको खाना खिलाओ, भूखे हैं इसके बच्चे। अच्छा, आज हम देख रहे हैं इलेक्शंस में बेइंतहा पैसा खर्च होता है, हर कैंडिडेट करता है अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार, लेकिन करता है। क्या आप भी पैसे को इसी तरह यूज करते थे, खर्च करते थे इलेक्शन? मैं पिछली बार हार गई, मैंने पैसे खर्च करे होते तो मैं जीत जाती। जब आप जीती तो पैसे खर्च किए थे? नहीं, मैंने कभी पैसे नहीं। लोग शराब पिलाते हैं, ये होता है वो होता है, मैंने कभी नहीं किया, ना मेरे पास कभी थे। अब आपको लगता है कि बिना पैसे इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे? हाँ, ये मुझे लगता है, मैं इसलिए बार काउंसिल नहीं लड़ी। इसमें वोटर्स की कहीं गड़बड़ है या लीडर्स की? गड़बड़ तो सिस्टम की भी है, और हमारी जो हम दारू पी के और खा के पार्टियां खा के वोट देते हैं, ये नहीं होना चाहिए। मैं वकीलों को कहूँगी अच्छे नेता चुनो जो हमारे वेलफेयर के लिए हों, लालच में मत पड़ो। ये तो 4 दिन का खेल है, पार्टी वार्टी सब। आप अच्छे नेता चुनिए जिनके दिल में आपके लिए सहानुभूति हो, आपके प्रति प्यार हो, लगाव हो, छोटे बच्चों सीनियर का आदर हो, छोटों को प्यार हो, ये सब होना चाहिए। लीडर वो होता है। ये एक और लोगों के अंदर थोड़ा, मैं तो उसे मिथ कहता हूँ या लोगों की गलतफहमी कहता हूँ, आपने शायद फेस किया नहीं, वो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जो लीडरशिप में लेडीज होती हैं उनको लोग थोड़ा सा अदर लेडीज के मुकाबले दूसरे टाइप का समझते हैं। मीन्स कि ये तो बहुत बोल्ड है, ये तो जब हमारे साथ पार्टी में भी जाएगी, हमारे साथ घूमेगी भी, और कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होती हैं। आपके साथ ऐसा अनुभव हुआ कभी? बस बिल्कुल बिल्कुल। मैं शुरू में मैंने देखा कि लोग कहते थे मैडम हाथ मिलाओ। मैंने कहा क्यों हाथ क्यों मिलाएंगे, गले लगेंगे, आप हमारे कुलीग हैं। तो वो सहम जाते थे। तो लोगों ने देखा कि ये लेडी अलग टाइप की है। कभी मेरे करैक्टर पर कोई बात नहीं आई आज तक, और न आएगी, जिंदगी बीत गई। पर आपने अनुभव किया, लोग महसूस ऐसा करते हैं? नहीं, इसमें तो अब नहीं है इतना। पहले लेडी कहीं बैठ जाए, बात कर ले, तो ऐसा सोचते हैं, लेकिन धीरे धीरे सच्चाई सबके सामने आ जाती है। ऐसा नहीं है, लोग पढ़े लिखे हैं, उनको सब समझ आता है कि कौन कैसा है और कैसा नहीं है। मैं तो बाकी नेताओं की तरह ड्रिंक भी करी, जजों के साथ भी बैठी, पार्टियों में, कोई अलग से नहीं, पार्टियों में और वकीलों के साथ भी। तो कोई मुझे लेडी समझेगा तब कोई मुझे कुछ कहेगा ना। मैं तो आपको शेर नहीं मानते थे पहले भी? हमेशा। हाँ जी, हाँ कभी किसी ने इस लिबर्टी को, इसको लिबर्टी लेने की कोशिश की कि भाई ये इतनी बोल्ड लेडी है, सबके साथ हंसती है, बोलती है, गले मिलती है? से तो डरते थे वो। इससे डरते थे कि ये क्या कर बैठेगी। आज की जो लीडर्स हैं, लेडी लीडर्स, बहुत हूँ, बातचीत में स्वीट भी बहुत रही हूँ। ऐसा नहीं, बोल्ड का मतलब मैं झगड़ालू किस्म की नहीं हूँ। बोल्ड का मतलब एक अलग होता है, और स्वाभिमानी बोल्ड। स्वाभिमानी बोल्ड। हाँ। तो जो आज की लेडीज लीडरशिप में हैं, एडवोकेट्स, तो उनमें और आप में क्या फर्क मानते हो? 2% भी नहीं है। जो भी हैं
मैं सोचती हूँ कि अब क्या बताऊँ, मैंने तो कभी पीछे ऐसे मुड़ के देखा ही नहीं कि किस में क्या अंतर है क्या नहीं अंतर है। मैं तो बस एक मेरा टारगेट यही था कि मैंने प्रेसिडेंट बनना है। जब मैं पहली बार मेंबर लाइब्रेरी बनी तो ठाकुर ओंकार सिंह जी मेरे प्रेसिडेंट थे उस टाइम एग्जीक्यूटिव। उनसे मैंने बहुत सारी बातें सीखी और उन्होंने एक दिन कहा कि ये लेडी बहुत आगे जाएगी, और मैं भगवान की कृपा से गई, सबके आशीर्वाद से गई। मेरे साथ लोगों की दुआएं बहुत हैं। कोई ऐसी घटना आपको याद आती है इस लीडरशिप में जो आपको आज भी अकेले बैठे भी चेहरे पे मुस्कुराहट ला देती हो? कोई ऐसी घटना हुई हो आपके लिए? बहुत कोई एक आध बताओ। बहुत कोर्टों में तो हर तीसरे दिन चौथे दिन होता ही रहता था। जैसे जैसे अब जैसे मैं क्या बताऊं, मेरे को तो अनगिनत काम किए तो मुझे याद ही नहीं है कि मैं एक किसी पे हंसूं। एक काम होता तो मैं हंसूं, मेरे तो सारे काम ऐसे रहे। मैं प्रेसिडेंट होने का मतलब चेयर पे बैठने का नहीं था। अगर सफाई नहीं हो रही है कोर्ट में तो मैं खुद खड़े होकर सफाई करवाई। कुछ भी हुआ मैंने खुद जिम्मेवारी ली सारी। कभी भी मेरी एग्जीक्यूटिव में कोई झगड़ा नहीं हुआ, जितनी बार भी मैं रही हमेशा सबको मिला के चला। छोटे हुए समझा दिया, बड़े हुए उनका आदर कर लिया। तो ये कुछ बातें ऐसी होती हैं जो जनजाति पैदाइशी होती हैं किसी। अब आप प्रेसिडेंट भी रह ली, बार में वाइस प्रेसिडेंट भी रह ली, एडिशनल सेक्रेटरी भी रह ली। अब क्या ख्वाहिश रह गई है संतोष जी की कि क्या बनना चाहती हैं, अब क्या करना चाहती हैं? अब मैं सेवा कर रही हूँ लोगों की और सेवा करना चाहती हूँ। अब इलेक्शन नहीं लड़ेंगे? मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगी, बार कौंसिल बार मैं नहीं लड़ूंगी। मेरा बेटा भी वकील है, 23 साल पुराना, वैभव मिश्रा। मैं चाहूंगी कि वो आगे बढ़े बार काउंसिल उसमें वो वायरस आया लीडरशिप का, उसने इलेक्शन लड़ने की कोशिश की? मेरा जैसा तो नहीं आया। आप ट्रेंड करें उसको। अब आजकल के बच्चे कहाँ ट्रेंड होते हैं, आप समझ ही सकते हैं। और पहले जैसा माहौल भी नहीं है। मनी चाहिए, इलेक्शन सारे जीते जाते हैं, मनी होना चाहिए और आपको बातें करनी आनी। इसे आप डिग्रेडेशन मानते हैं प्रोफेशन में कि मनी से ही इलेक्शन जीता जा रहा है? बिल्कुल गलत बात है, गंद है हमारे प्रोफेशन के लिए ये बात। हमें इतनी बोल्डनेस खुद की होना चाहिए कि हम लीडर बने और अच्छे लीडर बने। गांधी जी भी अच्छे लीडर थे, वो हमारे वाजपेयी जी भी अच्छे लीडर थे। जो अच्छे लोग हैं ऐसे लीडर बनो जो आपको हमेशा याद करें। और मैं समझती हूँ कि मैं चली भी जाऊँगी तो लोग मुझे याद रखेंगे। नहीं, अभी हम जाने नहीं देंगे आपको। चलिए, आपसे बहुत बातें आपकी हमने जानी, कुरेदा आपको। और एक क्या एडवाइस आप यंगस्टर्स को, खास तौर से जो आजकल मैं देख रहा हूँ लड़कियाँ, हमारी जो बच्चियाँ हैं बहुत बड़ी तादाद में इस प्रोफेशन में आ रही हैं, तो उनके लिए कोई ऐसी एडवाइस या मैं कहूँ सीक्रेट टिप्स ऑफ सक्सेस, वो आप क्या देना चाहेंगे? शर्मा जी, पहली बात तो जो हमारा आजकल के बच्चे जो आ रहे हैं वो ये कहते हैं कि हम 6 महीने में या 2 महीने में ही हमारे पास इतना पैसा आ जाएगा कि हम वकील बन गए। इसमें तो अंधाधुंध बरस रहा है पैसा। ये जो एक ये बात है ना, लालच, कि ऐसा नहीं होता। हमेशा हर चीज़ के लिए सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़नी पड़ती है। तो उनमें जो लालसा है कि जल्दी से धन कैसे आए। एक आप डायरेक्ट वो सुन रहे हैं सामने सारे जो लेडी आई हैं, बच्चियां आई हैं, उनको कोई आप अपनी तरफ से एक एडवाइस दें? मैं कहूँगी कि हमेशा अपने क्लाइंट के प्रति सजग रहो, जो एकदम उनके प्रति दिल साफ करके उनका काम करो, और जो तुम्हारे भरोसे आया है उसके काम में कभी कमी मत होने दो। हमारा जो वो है ना वर्क, उस पर बहुत विश्वास करते हैं लोग। तो इसलिए मैं चाहूँगी सभी मेरे जूनियर भाई और बच्चों से कि अब तो मेरे पोते पोती जितने भी आ गए उसमें प्रोफेशन में, मैं चाहूँगी कि बिना लालच, पैसा तो हमने कमाना ही है, हर आदमी को चाहिए पैसा तो, लेकिन उतना करो जिसकी एक लिमिट हो। ऐसा ना लगे हमने इसको एक्सटॉर्शन किया है किसी से भी फीस लेते हुए। इस प्रोफेशन की गरिमा ये है कि आप काम करो तब पैसा अपने आप आएगा। आएगा, बिल्कुल आएगा। एक शिकायत है, लास्ट में आपसे पूछ रहा हूँ, आप तो अब सीनियर, मोस्ट सीनियर हो गई, कि जो यंगस्टर्स हैं, मैं बहुत लोगों से मिलता हूँ, वो कहते हैं जी सीनियर्स हमें टूल किट की तरह इस्तेमाल करते हैं और बजाय सिखाने के हमें केवल फाइल पकड़ के चलना और ये करना, और ये भी सब हम कर लें पर पैसा नहीं देते हैं। तो इसके बारे में सीनियर से क्या अपील करना चाहेंगे? जो सुन रहे हैं सीनियर्स, आप सबको बता दें।
मैं तो इतना कहना चाहूँगी, जब मैं आई थी तो हमें भी पैसे नहीं मिलते थे, धक्के खाने को मिलते थे और डांट भी पड़ती थी सीनियर्स की। अब होना क्या चाहिए? अब जो है सीनियर्स को चाहिए कि कम से कम उनके आने जाने का, खाने पीने का जो उनका पर्सनल खर्चा है जूनियर्स का, उनको पैसे देने चाहिए। नहीं तो इंटरेस्ट क्रिएट कैसे होगा, वो आगे कैसे जाएंगे, ऊपर कैसे जाएंगे, प्रैक्टिस क्या होती है, वकालत कैसे होती है। तो उनको सीनियर्स को ध्यान रखना चाहिए जूनियर का, और जूनियर को हमेशा बिल्कुल अपनी पूरी शक्ति से काम करना सीखा, तभी सीखोगे, अदरवाइज कुछ नहीं सीखोगे। इसमें धक्के खाना, मेहनत करना, कानून पढ़ना, यही हमारी नियति रहनी चाहिए। आपके पास मुझे लगता है कि सैकड़ों की तादाद में जूनियर्स आए होंगे इतने लंबे कैरियर में, 200 और बहुत सारे मजिस्ट्रेट्स आपके सामने अपॉइंट हुए जो आज शायद डिस्ट्रिक्ट जज और हाई कोर्ट बन के रिटायर हो गए। तो अब जो जजेस आ रहे हैं उनसे क्या, संतोष मिश्रा जो एक्स हमारी लीडर रही हैं पोस्ट पोर्टफोलियो पे, क्या अपील करना चाहेंगी कि कैसा बिहेवियर उनका एडवोकेट्स के साथ? आपस में पारस्परिक होना चाहिए ना। दो पार्ट हैं एक ही बात के। एक कानून है कि वो उधर बैठे हैं, हम इधर खड़े हैं, वो ऑफिसर हैं तो हम भी ऑफिसर हैं। मैं चाहती हूँ कि दोनों बैठ के बात को समझें, सुलझाएं और लड़ाई झगड़ा ना करें, प्यार से इज्जत कर, हाँ अहम ना करें, इज्जत करें एक दूसरे की। क्योंकि क्लाइंट तो आता है और जाता है, लेकिन हम लोगों ने यहीं रहना है, इसी जगह रहना है, तो हमें आपस में मिलजुल के काम करना चाहिए। थैंक यू संतोष जी। सुना दोस्तों, ये हैं हमारी संतोष मिश्रा जी, और आपने इनकी बेबाक बातें सुनी, इनका एक्सपीरियंस सुना, इनकी अपील सुनी सीनियर्स के लिए भी और स्पेशली जूनियर्स के लिए भी। जो यंगस्टर हैं, जो न्यू कमर्स हैं, उनके लिए उन्हें बहुत अच्छी सीख दी है। मैं समझता हूँ इन्होंने जो आपको एडवाइस दी है, जो इन्होंने अपने एक्सपीरियंस का जिस्ट दिया है, आप उससे लाभान्वित होंगे। YMO चैनल ऐसे ही और स्टार्स के साथ आपके इस जर्नी के में ले चलेगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।